नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया के जब हम लक्षण के बारे में बात करते हैं तो दो लक्षण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाए गए हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए या फिर डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। ये दो लक्षण होते हैं डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। तो थोड़ा समझ लेते हैं डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होती क्या हैं। पहले बात करते हैं डिल्यूजन्स की। देखिए, डिल्यूजन्स बेसिकली कुछ ऐसी बिलीव्स होती हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो मरीज़ के मन में रहते हैं और जिन विचारों के ऊपर उसको पूरा भरोसा होता है और वो विचार गलत होते हैं। मतलब एक विचार जो कि गलत है लेकिन मरीज़ को उस पर पूरा भरोसा है। आप चाहे उसको कितने भी तर्क वितर्क दे दीजिए, कितना भी आर्गूमेंट कर लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, वो उस विचार से हटता नहीं है। तो किस तरीके के होते हैं ये विचार? जो सबसे कॉमन डिल्यूजन पाई जाती है स्किज़ोफ्रेनिया में, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में एक पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके खिलाफ है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को लगने लगता है कि मेरे परिवार वाले मेरे खिलाफ हैं, कुछ को लगने लगता है कि मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। कई बार मरीज़ को अजीब सी बातें लगने लगती हैं कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है या सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है। बेसिक थीम है, पेशेंट को लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, कोई मेरा नुकसान करना चाहता है। एक दूसरी कॉमन डिल्यूजन होती है जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अब इस डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि न्यूट्रल हैं, पेशेंट को लगने लगता है कि वो चीज़ें उससे किसी तरीके से रिलेटेड हैं। मतलब न्यूट्रल इवेंट्स को वो समझने लगता है कि वो मेरे साथ किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पेशेंट बाहर जा रहा है और दो लोग बात कर रहे हैं, तो पेशेंट को लगने लगेगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई दूर मुस्कुरा रहा है तो पेशेंट को लगेगा कि ये मेरे ऊपर ही हंस रहा है। तो ये तो होती हैं दो कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन्स। कुछ और डिल्यूजन्स भी हो सकती हैं। कई बार मरीजों को अपने पार्टनर्स पे शक होने लगता है, जिसको हम डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहते हैं। पेशेंट को लगने लगता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, या पेशेंट को लगने लगता है कि मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है। बेसिकली पार्टनर पे शक होने लगता है। ऐसे ही कई और टाइप की डिल्यूजन्स होती हैं। डिल्यूजन्स के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम पाया गया है वो है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस सबसे कॉमनली जो स्किज़ोफ्रेनिया में मिलती है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मतलब पेशेंट को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो कि वास्तविकता में होती ही नहीं है। तो पेशेंट कई बार बोलते हैं कि मुझे पुराने पूर्वजों की आवाज़ आ रही है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि किसी अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब आप उसी कमरे में बैठे हैं जिस कमरे में पेशेंट बैठा है, पेशेंट को आवाज़ सुनाई देगी, आपको नहीं सुनाई देगी। और आप जब पेशेंट को बोलोगे कि मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, पेशेंट इंसिस्ट करेगा कि नहीं, आवाज़ तो आ रही है। कई बार पेशेंट सीधे सीधे ये बात बताते नहीं हैं कि उनको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, पर उनके बिहेवियर से ये साफ़ हो जाता है कि शायद उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जैसे कि वो अकेले में बैठ के बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं। तो आपको तो लगेगा कि वो अपने आप से बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उनको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है और वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये होती हैं हेलुसिनेशंस, कॉमनली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। कुछ केसेस में पेशेंट्स को विजुअल हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। अब ये नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सिम्टम्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो पेशेंट पहले तो नॉर्मली कर पाता था, अब नहीं करता है। जैसे एक नेगेटिव सिम्टम होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब किसी भी मीनिंगफुल काम को ना करना। मतलब मान लीजिए आपका पेशेंट स्टूडेंट है जो पहले अच्छे से पढ़ाई करता था, अब पढ़ाई करना बंद कर दिया। मान लीजिए जॉब करता था, अब जॉब करना बंद कर दिया। मान लीजिए पहले घर वालों का रखरखाव ठीक से करता था, ध्यान ठीक से देता था, अब पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी उनका मन उठ गया। तो पेशेंट दिन भर कुछ नहीं करता, बस या तो बैठा रहता है या लेटा रहता है, किसी भी टाइप के मीनिंगफुल काम को नहीं करता। एक और नेगेटिव सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एनेडोनिया। मतलब पहले जिन चीज़ों में मज़ा आता था या इन्जॉयमेंट होता था, अब नहीं हो रहा है। पेशेंट के पहले जो भी शौक़ थे, क्रिकेट खेलना, मूवी देखना, गाने सुनना, अब पेशेंट कुछ नहीं करता, उसको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। एक और नेगेटिव सिम्टम होता है घर से बाहर निकलना बंद कर देना, लोगों से बातचीत करना बंद कर देना, बोलना बहुत कम कर देना। ये सब नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो यदि आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस या नेगेटिव सिम्टम मिलते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको जल्द से जल्द एक नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाए और इलाज शुरू करवाया जाए।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिम्टम्स इतने अजीब से लगते हैं कई बार कि जिनको जानकारी नहीं है उनको समझ ही नहीं आता कि ऐसे कोई बीमारी भी होती है क्या। तो कई बार वो पंडितों के चक्कर में, मौलवी के चक्कर में पढ़ने लगते हैं, उनको लगता है भूत प्रेत हो गया है, कुछ ऊपरी हवा हो गई है, और इस सब पूजा पाठ में काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, और ठीक से इलाज टाइम पे ना शुरू हो पाने की वजह से पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो बढ़ने लगते हैं। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको मिलता है किसी व्यक्ति में तो उसको इमीडिएटली किसी पास के डॉक्टर के पास ले जाइए। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती कैसे है? जैसा कि हम जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है, गंभीर मानसिक बीमारी है, जो लगभग 1% लोगों में पाई जाती है। तो ऐसा पाया गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने में जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दोनों काम करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस मतलब जो व्यक्ति के शरीर में जीन्स हैं, अनुवांशिक कारण जो हैं, उनका काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलप होने में। ऐसा पाया गया है कि यदि किसी इंसान के दोनों पेरेंट्स में, माता और पिता दोनों में स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना लगभग 40% होती है। और यदि किसी इंसान के एक पेरेंट में, माता में या पिता में स्किज़ोफ्रेनिया है, तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस लगभग 12% हो जाते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं जिनको बाद में आकर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होता है, कई बार बचपन से ही इनके अंदर कुछ अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं बीमारी डेवलप होने से कई साल पहले। जैसे कि ये बच्चे थोड़े शांत से होते हैं, ज़्यादा बाकी लोगों से बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हंस के नहीं दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा रो के नहीं दिखाते हैं, अपने अपने में रिजर्व रहते हैं। और फिर बाद में जाके लगभग 15 से 25 साल की उम्र के बीच में ये बीमारी डेवलप होती है। तो एक अनुवांशिक योगदान तो है ही है। बाद में जाके 15 से 25 साल के बीच में कुछ इन्वायरमेंटल रीजंस आते हैं, जैसे कोई स्ट्रेसर, कोई बहुत मेजर लाइफ स्ट्रेस आ गया, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया एकदम से, या एकदम से फेल हो गए, या एकदम से किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, या कोई भी इस प्रकार का मेजर स्ट्रेसर लाइफ में आता है। तो कुछ लोग जिनमें अनुवांशिक रीजंस पहले से ही प्रेजेंट हैं, उन लोगों में, कुछ % लोगों में ये बीमारी डेवलप हो जाती है। तो मतलब अनुवांशिक कारण और जीवन का स्ट्रेसर दोनों मिलकर बीमारी को डेवलप करते हैं। और पाया गया है कि जिन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है उनके दिमाग में कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है। स्पेशली 2 केमिकल्स के बारे में बात की जाती है, डोपामीन और सेरोटोनिन। ऐसा पाया गया कि इन दोनों केमिकल्स के लेवल्स एक तरीके से बढ़ जाते हैं इस बीमारी के डेवलप होने में। तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं? तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है दवाइयाँ, जिनको हम बोलते हैं एंटीसाइकोटिक्स। तो एंटीसाइकोटिक्स कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि बेसिकली 2 केमिकल्स पे काम करती है, डोपामीन पे और सेरोटोनिन पे। इन्हीं दोनों केमिकल्स के लेवल बढ़ने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है, और इन्हीं दोनों केमिकल्स को कम करने वाली दवाइयाँ स्किज़ोफ्रेनिया में कामगार या फिर असरदार पाई जाती हैं। तो एंटीसाइकोटिक्स को जो यूज़ करना है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एंटीसाइकोटिक्स का असर आने में कई बार कुछ हफ्ते लग जाते हैं। जब तक हम कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक एक दवाई को इस्तेमाल ना कर लें, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये दवाई इस मरीज़ में काम नहीं कर रही है। तो यदि आपका डॉक्टर आपको किसी एंटीसाइकोटिक पे शुरू करते हैं, किसी परिवार वाले को शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, इट टेक्स सम टाइम, कुछ समय लगता है असर आने में। दूसरी बात यह है कि एंटीसाइकोटिक्स का जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है। अगर पेशेंट को पहली बार सिम्टम्स आए हैं तो भी कम से कम 1 से 2 साल का ट्रीटमेंट चलना चाहिए। 1 से 2 साल का ट्रीटमेंट अगर नहीं चलेगा तो इस बात के काफ़ी चांसेस रहते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स वापस आ जाएंगे दवाई बंद करते ही। तो लंबी दवाई किसी को खाना पसंद नहीं है, लेकिन एक बार इलाज ख़त्म करके इससे निजात पा जाना ज़्यादा बेहतर है बार बार बीमारी के होने से। तीसरी चीज़ ये है कि एंटीसाइकोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स से हम लोग बहुत डरते हैं। तो ये बात सच है कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इनफैक्ट किसी भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन देखिए, एंटीसाइकोटिक्स के जो कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट हैं वो सारे मैनेजेबल होते हैं।
कुछ पेशेंट्स को हाथ में कंपन होने लगती है, कुछ पेशेंट्स का थोड़ा सा थूक ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ पेशेंट्स को नींद ज़्यादा आने लगती है। इस टाइप के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में दवाई की डोसेज चेंज करके या फिर कुछ और दवाई ऐड करके जो कि साइड इफ़ेक्ट्स को रोकती है, या फिर दवाई चेंज करके इन साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। आजकल मैक्सिमम केसेस में इस टाइप के चेंजेस करके हम ऑलमोस्ट बिना साइड इफ़ेक्ट के ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और चौथी बात याद रखने वाली ये है कि कुछ पेशेंट्स जो कि दवाई लेने से कतराते हैं या बार बार दवाई लेना पसंद नहीं करते हैं, उन केसेस में आजकल कुछ नई टाइप के इंजेक्शंस आ गए हैं इन्हीं एंटीसाइकोटिक्स के। उन इंजेक्शंस का फ़ायदा ये है कि उनको आप महीने में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर ओरली मुंह से दवाई खाने की ज़रूरत नहीं बचती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट की है वो ये है, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट लंबा होता है लेकिन उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने प्रैक्टिस में अक्सर देखते हैं कि 2 टाइप के पेशेंट्स होते हैं। एक टाइप के पेशेंट वो होते हैं जो कि अपनी बीमारी को स्वीकार कर पाते हैं और प्रॉपरली दवाई खाते हैं, कोर्स पूरा करते हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाते हैं। दूसरे टाइप के पेशेंट्स जो या तो खुद बीमारी को स्वीकार नहीं कर पाते, और कई बार अनफॉर्चुनेटली फैमिली मेम्बर्स भी बीमारी को स्वीकार नहीं कर पाते। वो दवाई कभी खाते हैं, कभी छोड़ देते हैं, बार बार दवाइयों को बंद करके देखते हैं, और इन लोगों में बीमारी बार बार लौट के आती है और लाइफ भर वो परेशान रहते हैं। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके मेडिसिन चल रही हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, उसको आप मोटिवेट करिए, उसको समझाइए कि दवाइयाँ लंबी टाइम के लिए ही सही चलेंगी तो सही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी लॉन्ग टर्म में। कोर्स पूरा करिए और उस बीमारी से बाहर निकलिए। तो मुझे उम्मीद है कि हम आपको इस वीडियो में स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ जानकारी दे पाए होंगे, और हमारा प्रयास रहेगा ऐसे ही बाकी बीमारियों के बारे में जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।